नमस्ते। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे और हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिला सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 यह अस्पृश्यता अर्थात छूआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। यह अनुच्छेद समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है और किसी भी तरह की छुआछूत एक दंडनीय अपराध मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 यह इन तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 15 में 4 प्रमुख बिंदु दिए गए हैं जो समझते हैं। अनुच्छेद 15(1) के तहत किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 15(2) के तहत किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों पर, होटलों में, सार्वजनिक भोजनालय है, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल है, कुओं पर, स्नान घाटों और पब्लिक स्थानों पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15(3) के तहत अगर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता। महिलाओं के लिए आरक्षण एवं बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा इसके उपबंध में आते हैं। अनुच्छेद 15(4) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े SC, ST और OBC के लिए भी उपबंध बनाने की छूट दी गई है। तो इस तरह से आपने देखा कि अनुच्छेद 15 के तहत कई प्रावधान किए गए हैं भेदभाव को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान अवसर के संबंध में लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में यह समान अवसर की समानता जो कि लोक नियोजन से संबंधित है, जिसमें भी धर्म, लिंग, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर भी भेदभाव को रोका जाता है, जो कि सार्वजनिक रोजगार पे है या नौकरियों में समान अवसर से संबंधित है। तो इस तरह से अनुच्छेद 16 आपको आपके रोजगार से संबंधित और नौकरियों में संबंधित भेदभाव को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। इसका उद्देश्य समाज में भेदभाव और विशेषाधिकार को समाप्त करना है। फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई है। चलिए उसे समझते हैं। देखिए, राज्य कोई भी उपाधि, चाहे वो सैन्य हो, शैक्षणिक उपाधि ही क्यों न हो, प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करते हुए राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी प्रकार का कोई उपहार, पारिश्रमिक या पद स्वीकार नहीं करेगा। तो इस तरह से भारत के संविधान अनुच्छेद 18 में उपाधियों से संबंधित जानकारी दी गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो फ्रेंड्स, जब बात आती है स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता का अधिकार इससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वह अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो स्वतंत्रता का अधिकार में हमें किस तरह की अधिकार दिए गए हैं उसे भी विभिन्न खंडों में बांटा गया है। तो चलिए उसे समझते चलते हैं। अनुच्छेद 19A में आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B में निष्पक्ष, शांतिपूर्वक, बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। तो वहीं 19C के संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आपको आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है।
अनुच्छेद 19 में देश के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं, वहां रहने के विषय में रह सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 19F में कोई भी व्यापार कर सकते हैं, आप जीविका का चलाने की स्वतंत्रता है। तो इस तरह से स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 तक के सभी प्रावधान दिए गए हैं और अनुच्छेद 19 में विभिन्न खंड दिए गए हैं आपको ये समझाने के लिए कि आपको इस तरह की भी स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों की हनन के मामले में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? तो इसके तहत भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 32 का शीर्षक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में संविधान में इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसके अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन के मामलों के विषय में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इससे संदर्भित सर्वोच्च न्यायालय ने भी 5 तरह के समावेश 5 तरह की रीट निकालने की शक्ति भी प्रदान की है, जिसमें बंदे प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने भी 5 तरह की शक्ति दी है उस विशेष व्यक्ति को जिसके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है और वह यह याचिका अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय में दायर कर सकता है। इस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि अनुच्छेद 20 का शीर्षक है अपराधों के लिए दोष के संबंध में संरक्षण। इसमें किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी और अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस तरह से अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है और इसका जो शीर्षक है वह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अर्थात किसी कानून की प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस तरह से अनुच्छेद 21 में एक संशोधन किया गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन, और उस समय अनुच्छेद 21A खंड लाया गया जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को प्राथमिक निशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 22 का शीर्षक है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें पहली है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, दूसरा है 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा और तीसरा है कि उसे अपने पसंद की सलाह लेने का अधिकार है। इस तरह से अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बेगार का प्रतिषेध करता है? तो भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 का शीर्षक है और इसे मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध में किया गया है। इसमें बताया गया है कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए इन्हें बाध्य किया। कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में इसकी व्यवस्था की गई है। इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों में या अन्य किसी जोखिम भरे काम को पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के
आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक चीज बता दूं कि यह क्वेश्चन भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 4 अनुच्छेद आते हैं, जिसमें 25, 26, 27 और 28। यह चारों ही अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित आएंगे, एक एक करके उसे भी देखेंगे। इस समय इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। यह अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, चाहे वो नागरिक हो या फिर गैर नागरिक हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 में यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से अनुच्छेद 26, मैंने आपसे बताया कि यह इसका शीर्षक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस अनुच्छेद के तहत किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के संबंध में भी स्वतंत्रता दी गई है। तो वह दी गई है अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 27 में यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करता जिनकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव के लिए उपयोग की जाती है। यह प्रावधान राज्य को किसी एक धर्म का दूसरे धर्म पर पक्ष लेने से रोकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ शैक्षणिक संस्थानों में भी धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता से संबंधित है? मैंने आपसे बताया था कि ये सभी क्वेश्चन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 जो कि आपको पता है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, जिसमें राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलपूर्वक सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में यह वर्णित किया गया है। देखिए अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 यह दोनों ही अल्पसंख्यकों से संबंधित है, तो इन दोनों को एक साथ ही समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक वर्ग की अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा के लिए जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। तो वही अनुच्छेद 30 में बताया जाता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबंधित है। इसमें बताया जाता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार में आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है? अभी हमने इसे पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था। 32 के तहत दिया जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा सशस्त्र बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 में है। अनुच्छेद 33 में यह बताया गया है कि संसद कानून द्वारा सशस्त्र बलों के अधिकारों और दायित्वों को इस प्रकार सीमित और विनियमित कर सकती है जैसा कि उसे उचित और आवश्यक प्रतीत हो, ताकि उन्हें अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से निर्वहन करने में सक्षम बनाया जा सके। और इस प्रावधान के अनुसार संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार है यदि उन्हें ऐसा करना आवश्यक लगे और उचित प्रतीत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक राज्यों का संघ घोषित करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यह भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है और इसके नाम और क्षेत्र को भी परिभाषित करता है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत
नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का प्रावधान किया गया है। कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 इससे संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 3 का शीर्षक है राज्यों का पुनर्गठन। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किए गए थे कि संसद कानून द्वारा किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य का पुनर्गठन भी कर सकती है और नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। नागरिकता के संबंध में संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 11 के तहत, जिसमें कहा गया है कि नागरिकता में यदि कोई भी नियम, विधि, कानून अथवा संशोधन किया जाएगा तो वह सिर्फ संसद द्वारा ही किया जाएगा। इसके बाद नागरिकता से संबंधित कई संशोधन भी किए गए हैं, कई प्रावधान हैं, उन्हें एक एक करके समझते हैं। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे संक्षेप में CEA भी कहा जाता है, इसे भारत की संसद द्वारा 2019 में पारित किया गया एक कानून है। यह कानून भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना, जो कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए। इसमें प्रमुख प्रावधान किए गए थे और इस CEA के तहत नागरिकता पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करनी होंगी। जिसे भारत की नागरिकता लेनी है, उसे इन निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें आवेदक को इन 3 देशों से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदायों का सदस्य होना चाहिए। प्रवेश की तिथि अगर आवेदक की 30 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुका हो, और इसकी निवास की अवधि में भी छूट है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए भारत में 11 साल तक रहने की शर्त थी और CA के तहत पात्र प्रवासियों के लिए इस अवधि को घटाकर 5 साल कर दिया गया। अधिनियम का उद्देश्य CA नियम 2024 में भारत सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित कर दिया और इसके तहत क्या किया गया कि इन नियमों ने नागरिकता के आवेदन के लिए जो प्रक्रिया थी वो ऑनलाइन कर दी गई। आवेदक अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी पात्रता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। यह था फ्रेंड्स नागरिकता से संबंधित। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को परिभाषित करता है? राज्य को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या क्या बताया गया है, चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। देखिए, राज्य का जो निर्माण है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है और इसमें राज्य में निम्नलिखित कौन कौन शामिल होते हैं उसे बताया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, राज्य में केंद्र सरकार और संसद भी शामिल है। प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल भी शामिल है। सभी स्थानीय निकाय शामिल है जो भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में, जैसे कि नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड इत्यादि या स्थानीय अधिकारी में शामिल होते हैं। इसके बाद आता है अन्य प्राधिकारी। इसमें भी सभी सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल हैं जो कानून के तहत शक्ति का प्रयोग करते हैं और भले ही वे सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो। तो इस तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य में शामिल ये सभी हैं। विधि की सम्यक प्रक्रिया के अभाव में किसी भी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित न किए जाने का प्रावधान इस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी व्यक्ति को ऐसी विधि बनाने से रोकता है जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या फिर कम करता हो? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा तो इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और ऐसे उल्लंघन की मात्रा तक विधि शून्य होगी। आप इसे सरल भाषा में समझें कि अनुच्छेद कहता है कि जैसे कि अनुच्छेद 12 में भी इसे बताया गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले संविधान के भाग 3 में दिए गए अधिकारों को छीनता हो या उन्हें कम करता हो। यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है तो वह कानून मौलिक अधिकारों की उल्लंघन की सीमा तक शून्य माना जाएगा। तो यह था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता की गारंटी देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यह समानता की गारंटी देता है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में बताया गया है। इस अनुच्छेद में राज्य को नागरिकों के बीच धर्म,
मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद न करने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में यह बताया गया है कि किसी भी राज्य में किसी भी नागरिक के साथ कोई भी विभेद या कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।